तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। इनफर्टिलिटी का कारण क्या था? क्रिप्टोकार्डिज्म। मेल के केस में हम लोग देख रहे हैं इनफर्टिलिटी का कारण मेल के केस में क्रिप्टोकार्डिज्म हो सकता है। क्रिप्टोकार्डिज्म एक वैसा केस है जिसके अंदर जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन के अंदर ही रहता है, बाहर स्कॉटम में नहीं आ पाता। या फिर उसका दूसरा कारण, इनफर्टिलिटी का दूसरा कारण क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें मेल का पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता। या फिर तीसरा कारण क्या हो सकता है इनफर्टिलिटी का? वाई क्रोमोसोम ही डिलीट हो गया ना। अगर वाई क्रोमोसोम ही डिलीट हो जाएगा तो वो काहे का पुरुष हुआ। तो उस केस में लेकिन वो बच्चा चाहती है, वो आदमी या वो औरत बच्चा चाहती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से तरीके से वो बच्चा कर सकती है ना। जीएनआरएस घट घट गया तब भी एंड्रोजन घट जाएगा, और एंड्रोजन घट जाएगा तो एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मेल, ये सारे केसेस आ सकते हैं। एज स्पर्म में अगर स्पर्म ही नहीं रहा, मतलब स्पर्म ही नहीं है टेस्टिस से, तो ये जो स्पर्मिया हो जाएगा। या फिर स्पर्म का नंबर घट गया, जितना 30 मिलियन 300 मिलियन होना चाहिए उतना नहीं है, तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। स्पर्म का काउंट घट गया तो। फीमेल में इनफर्टिलिटी का कारण क्या है? इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूँ। इनफर्टिलिटी क्या लगातार एक साल से ज्यादा लगातार एक साल से ज्यादा टाइम तक कोइटस करने के बावजूद भी अगर फीमेल कंसीव नहीं हो पा रही, माँ बाप मतलब मेल और फीमेल पार्टनर बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो इनफर्टिलिटी है। तो दोस्त मेल में देख लिया कि क्या क्या दोष हो सकता है, फीमेल में क्या क्या दोष होगा देख लेते हैं। ओव्यूलेशन नहीं हो सकता तो एनओव्यूलेशन कहलाएगा। जीएनआरएच घट गया तो एलएच भी नहीं निकलेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ल्यूटेल फेज डिफेक्ट हो सकता है, या फिर इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं बच्चा नहीं कर पाने का, मेल और फीमेल में, है ना। तो अब कभी कभी होता है कि कभी कभी दोनों में दिक्कत होगा, मेल और फीमेल में। कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ मेल में दिक्कत होगा, कभी कभी हो सकता है सिर्फ फीमेल में दिक्कत होगा। तो दोनों में से किसी एक में भी दिक्कत होगा तो हम लोग कौन से मेथड को अपनाएंगे वो देखते हैं। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं ना, टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले आप पहले दवाई ट्राई करेंगे। कोई भी अगर सर्जरी होता है तो सर्जरी से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले दवाई ट्राई करते हैं। तो इस केस में हम लोग कैसे दवाई ट्राई करते हैं? जैसे कि ये सारी जो ऊपर दी गई जो कारण है उनका इलाज हो सकता है, इन कारणों से उनका इलाज हो सकता है। कभी कभी विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन हम लोग B12 देते हैं, विटामिन विटामिन B9 देते हैं ना, विटामिन विटामिन ई देते हैं, विटामिन के देते हैं ना, विटामिन ई देते हैं। ये सारे विटामिन देते हैं। आयंस में जैसे मैग्नीशियम आयंस देते हैं। तो ये सारे विटामिन की कमी से भी हो सकता है, तो ये विटामिन अलग से हम लोग देते हैं। ड्रग्स अलग से देते हैं कुछ, ठीक, जिससे कोई बीमारी ठीक हो जाए। अगर इस इन सब से भी अगर ये बीमारी ठीक नहीं होगी तो हम लोग लास्ट जाएंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, है ना। तो विटामिन B12 का नाम क्या है? विटामिन B12 का नाम है कोबलामिन। विटामिन 9 का नाम क्या है? लिख लो, ठीक है। विटामिन B12 का नाम है कोबलामिन। विटामिन B9 का क्या नाम है? B9 लिखो यहाँ पे, विटामिन B9। तो विटामिन B9 का क्या नाम है यहाँ पे? ओलिक एसिड, विटामिन ई, मैग्नीशियम और ड्रग्स। तो अगर ये सब देने के बावजूद भी अगर बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा है, ड्रग की सहायता से भी नहीं हो पा रहा, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पे हम लोग जाएंगे। इससे भी पहले जाने से पहले एक और अच्छा ऑप्शन है कि आप अनाथ आश्रम से बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि लंबा प्रोसेस भी होता है और उसमें आगे चल के डिस्प्यूट होता है, लेकिन वो एक अच्छा ऑप्शन है बच्चे अडॉप्ट करने का। तो एक बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और माँ बाप को एक बच्चा मिल जाएगा बिना ज्यादा खर्चे के, ठीक है। अब देखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अगर उसको अनाथ बच्चा नहीं चाहिए, अपना ही बच्चा चाहिए सेम डीएनए का, तो अलग अलग प्रॉब्लम पे अलग अलग चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इम्पोर्टेंसी है, मान लो एक केस में बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी में क्या होता है?
क्या होता है इम्पोर्टेंसी में, बताओगे? इम्पोर्टेंसी में क्या होता है, बोलो तुम। तुमसे ही बोल रहे थे, बोल क्यों नहीं रही? शालिनी, इम्पोर्टेंसी में क्या होता है? तो पेनिस ना ही उसमें इरेक्ट कर पाता है और ना ही इंसिमिनेशन हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब इसका मतलब कि उसमें पेनिस में दिक्कत है, स्पर्म बनाने में कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो जब उसके स्पर्म बनाने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ इस पेनिस में दिक्कत है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिस में इपिडाइडेमिस से, कौन से हिस्से से, एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस से हम लोग क्या करते हैं, एपिडाइडेमिस से हम लोग क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, ठीक है। और इस स्पर्म को क्या करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे, फ्लोपियन ट्यूब में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो स्पर्म अगर फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हुआ, ये स्पर्म अगर फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गैमेट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे गैमेट इंट्रा फ्लोपियन ट्रांसफर। ठीक, इतनी बात तो समझ में आएगी। लेकिन मान लो किसी फीमेल में वो एग ही नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे हम लोग उस फीमेल का यूट्रस अच्छा है, किसी माँ का, एक औरत है जिसका यूट्रस अच्छा है, उस यूट्रस में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसमें एन ओव्यूलेशन का केस है। कौन सा केस है? एन ओव्यूलेशन का केस है। तो एन ओव्यूलेशन का केस है तो मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो एग नहीं आएगा। तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे उसमें, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर अपनाओगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी गैमेट हो सकता है, एग हो सकता है या फिर स्पर्म हो सकता है, तो कोई भी गैमेट आप फिलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर करोगे। गॉट इट? इसके नाम से ही पता है। अब देखो, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स आपने एक ये एग लिया और बहुत सारे एग लिए, ठीक है, मतलब एक ही एग नहीं लिया, मतलब एक से ज्यादा एग लिया, और स्पर्म लिया, और स्पर्म भी एक से ज्यादा लिए, ठीक है, स्पर्म भी आपने एक से ज्यादा लिए। अब एक ये दोनों को आपने क्या कर दिया, एक ट्यूब में मिलाया, और उनकी संख्या ज्यादा है। आप इनकी संख्या क्यों ज्यादा रख रहे हो, ताकि इनकी संख्या आप ज्यादा इसलिए रख रहे हो ताकि फर्टिलाइजेशन के चांस ज्यादा हो, है ना। तो हो सकता है कि इसमें से दो तीन चार अगर फर्टिलाइज हो गया ना, तो फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज हो गया, ये क्या बना दिया, ये जाइगोट बना दिया ना। तो ये जो जाइगोट है, अब जाइगोट को आप क्या करोगे, या तो जाइगोट को आप फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हो। तो जाइगोट को कभी भी यूट्रस में ट्रांसफर करना बेवकूफी होगी, क्योंकि जब तक वो डिवाइड होगा तब तक वो, जब तक वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होगा तब तक वो सर्विक्स से बाहर निकल जाएगा। इसलिए जाइगोट को कभी भी हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जाइगोट को कभी भी हम लोग फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। और फ्लोपियन ट्यूब में भी कौन से हिस्से में ट्रांसफर करेंगे, एम्पुला और स्थमस के बीच में ट्रांसफर करेंगे। तो जाइगोट को सही ट्रांसफर करने का सबसे सही तरीका, सही समय होता है जब वो या एक सेल से, एक जाइगोट से, या फिर 8 ब्लास्टोमर स्टेज में हो, तो है ना। तो अगर उसका, देखो, अगर वो डिवाइड करके, एक सेल था जाइगोट, और डिवाइड करके दो बनाया, 2 से 4 और 4 से 8,
तो इस सेल के स्टेज में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं फ्लोपियन में। लेकिन ये 8 से मान लो मोरुला बन गया, क्या बन गया, मोरुला बन गया। तो मोरुला बन गया तो आप फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वो मोरुला बनेगा तो धस से एकदम बैठ जाएगा। कहीं कहाँ पे बैठेगा, उसको बैठना चाहिए यहाँ पे, है ना। उसको कहाँ बैठना चाहिए, एंडोमेट्रियम लेयर पे, है ना। लेकिन अगर आपने फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया तो यहीं पे कहीं बैठ जाएगा फ्लोपियन ट्यूब में, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग इसको, मोरुला को कभी भी ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, यूट्रस में। तो इसको कहते हैं हम लोग इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ओके। और ये JIFT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ओके, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जाइगोट का कहाँ हुआ, बाहर हुआ है, तो टेस्ट ट्यूब में हुआ है ना, आउटसाइड द बॉडी। तो इस बेबी को हम लोग कहेंगे टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इससे जो बेबी पैदा होगा उसको हम लोग आगे चल के कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये जो फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है तो इसके लिए हम लोग एक खास तरह का नाम यूज करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं इन विट्रो। क्या कहेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो JIFT के केस में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन GIFT मतलब कि गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, उस केस में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर होगा, माँ के शरीर में ही होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो इन वीवो हो रहा है, ठीक है। तो GIFT के केस में, चाहे नॉर्मल केस में, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारे फीमेल के बॉडी में ही होता है, फीमेल के यूट्रस में फिलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इन वीवो। क्या कहेंगे इसको, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम, जो GIFT के केस में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगा। होप सो कि यहाँ तक तुम्हें अभी तक सब क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है तो फिर से एक बार देखते हैं। देखो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा इनफर्टिलिटी हो रहा है, और माँ बाप चाहते हैं कि उनका अपना बच्चा पैदा हो ना। तो उस केस में ये क्या करते हैं, या तो गैमेट अगर मेल में दोष है या फीमेल में दोष है, एनोवुलेशन का केस है, इम्पोर्टेंसी का केस है, जो एजोस्पर्मिया का केस है, ओलिगोस्पर्मिया का केस है, तो उसमें क्या करते हो, डोनर से या फिर मेल पेरेंट से, मेल पेरेंट या डोनर फीमेल या फीमेल पेरेंट से, जिसमें भी दोष होगा उससे गैमेट लेंगे। और गैमेट माँ का अगर यूट्रस अच्छा है तो फिर वो गैमेट अपने फ्लोपियन ट्यूब में उस माँ के डाल देंगे, या फिर किसी सेरोगेट मदर पे भी डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे वो गैमेट कहाँ दे रहे हैं, गैमेट मेल गैमेट जो स्पर्म है वो फ्लोपियन ट्यूब में, माँ के फ्लोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो उस फर्टिलाइजेशन को इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। या फिर आपने क्या किया कि मेल और फीमेल गैमेट, या डोनर से या फिर मेल पेरेंट से या फीमेल पेरेंट से आपने दोनों गैमेट्स लिए, उसको फर्टिलाइज किया एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करेंगे तो उसको कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अब उसमें जो गैमेट फर्टिलाइज करेगा तो उसमें ज्यादा संख्या में लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि चांसेस ज्यादा रहे। तो उसमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट को हम लोग फर्टिलाइज फिर ट्रांसफर कर देंगे फिलोपियन ट्यूब में, उसको कहेंगे JIFT, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। अगर उसी जाइगोट को हम लोग कब तक ट्रांसफर कर सकते हैं, 8 सेल ब्लास्टोमर का स्टेज है तो ही हम लोग इन फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा बढ़ गया, जैसे मोरूला का स्टेज ले लिया है, तो हम लोग उसको उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में कहेंगे। तो उसको, उस ट्रांसफर को कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखो इसके अलावा एक और मेथड है। ये सारा तरीका था टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले दुनिया में आई थी, आया था लुइस ब्राउन, ठीक है, लुइस ब्राउन, ठीक है। लुइस ब्राउन आया था 6 जुलाई 1978 में आया था, ठीक है।
इसकी डिस्कवरी मतलब इस टेक्निक को, इसको सफल करने में सबसे बड़ा, ये क्यों नहीं चेंज हो रहा, ये चेंज ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ओह, सॉरी। चलो ठीक है, ऐसे ही लिख रहे तो 1978 में लुइस ब्राउन आया, और इसके जिस साइंटिस्ट ने इसको, जिस डॉक्टर्स ने इसे मतलब सफल बनाया, उसका नाम था पैट्रिक और एडवर्ड, रॉबर्ट एडवर्ड और पैट्रिक ने, ठीक है, रॉबर्ट एडवर्ड और पैट्रिक ने इसको सफल बनाया था। इनको इसके लिए क्या मिला था? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप नहीं, बड़ी चीज है ये, नोबेल प्राइज मिला था इनको, नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद से इंडिया में ही 1978 में ही दुर्गा नाम की एक बच्ची को जन्म दिया गया, जो टेस्टी बेबी से हुई थी। और ये कोई सुभाष, सुभाष सुभाष मुखर्जी ने इसकी सफलता का श्रेय सुभाष मुखर्जी को जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने भी 1978 में ये किया था काम, ये बेबी पैदा हुई थी। इसके साथ साथ एक और बेबी थी, उस वो 1978 के बाद पैदा हुई। उसका नाम था, कुछ तो था, कोई हर्षा है, ठीक है, डैश हर्षा। तो ये जो हर्षा थी, कुम हर्षा, समथिंग लाइक दिस, तो जो हर्षा है उसको इंदिरा, जैसे इंदिरा आईवीएफ आपने नाम सुना है, वही इंदिरा हिंदुजा, इंदिरा हिंदुजा ने इसको, इंदिरा, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने इसको सफल बनाया था। और ये आफ्टर 1978 हुआ था। तो ये सारी बातें थी जो टेस्ट टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड थी। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसके अलावा, टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा और कोई तरीका है, तो इसके अलावा भी और तरीके हैं। तो अभी आपने टेस्ट ट्यूब बेबी में दो या दो से अधिक एग लिए थे, मतलब लाखों की संख्या में स्पर्म लिए थे, ताकि आपके सक्सेस रेट क्या हो, ज्यादा हो। तो अभी इससे पहले जो भी आपने टेक्निक्स देखे और अभी जो देखोगे, उसमें कुछ सक्सेस रेट 30 से 40% ही होता है, ठीक। और सबसे ज्यादा जो सक्सेस रेट वाला है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं। ये रहा एक, चलो ठीक है, ये डन हो गया। अब आप क्या कर रहे हो? इंसीमिनेशन कर रहे हो। इंसीमिनेशन और ट्रांसफर दोनों में फर्क होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कैथेटर लिया, इसमें सब में मतलब जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हो उसमें एक खास तरह का इक्विपमेंट यूज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैथेटर। कैथेटर, ठीक है, खास तरह का इक्विपमेंट यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैथेटर। और यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे हिस्टोस्कोपी लेते हो, और फिर इसको वाइड कर देते हो, जैसे सर्विक्स को क्या कर देते हो, फिर ऐसे चौड़ा कर देते हो, और चौड़ा कर देने के बाद से फिर यहाँ पे कैथेड्रल इसी के साथ लगा हुआ, फिर आगे की तरफ आएगा, और वो आगे की तरफ यहाँ पे आके स्पर्म को यहाँ पे यूट्रस में इंसिमिनेट कर देगा, स्पर्म को यूट्रस में इंसिमिनेट कर देगा। तो इसको इस केस में हम लोग इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसिमिनेशन, ठीक है, कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। होप जो कि यहाँ तक सारी बातें समझ में आई। सब अभी तक जो भी आपने टेक्निक्स देखे, उनका सक्सेस रेट जो था, वो सक्सेस रेट लगभग लगभग 40% से 30% के, 40% से कम ही था, ठीक है, सबका। और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट जिसका है, वो आप क्या करो कि आप क्या कर सकते हो, जैसे सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए डायरेक्ट आप एक स्पर्म लो, या एक से दो स्पर्म लो, 10 स्पर्म लो, और एक प्लेट पे आप क्या लो, एग ले लो। और डायरेक्ट जब इसको स्पर्म को यहाँ से फाइनली इसको फर्टिलाइज कराओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने आपने आंखों के सामने फर्टिलाइज कराया है, तो वहां से जाइगोट पक्का मिलेगा, है ना, यहाँ से पक्का जाइगोट आपको मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म
इंजेक्शन। ठीक है। आईसीएसआई कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो करते क्या है हम लोग, पहले इसको फिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग पहले, ये अलग है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एग को फिक्स कर देते हैं माइक्रोपाइपेट से, और उसके बाद से इंजेक्शन लेते हैं, माइक्रो इंजेक्शन लेते हैं, जिसपे स्पर्म रहता है, और स्पर्म को स्लाइटली यहाँ पे जेंटली इस पे प्रेस करते हैं, और वो अंदर ही जाके साइटोप्लाज्म में खुलता है डायरेक्टली, यहाँ पे न्यूक्लियस उसके साथ फर्टिलाइज करते हैं, तो फिर नया जाइगोट बन जाता है। ये था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसकी चांसेस क्या है, सक्सेस रेट 60% या 60% से ज्यादा इसका सक्सेस रेट होता है। यहाँ तक सारे टेक्निक्स हम लोग देख चुके हैं। अब मुझे लगता है कि अब आपको एनसीईआरटी का बुक एक बार पक्का पढ़ना चाहिए, ताकि आपको हेल्प मिले। उसके बाद से क्वेश्चंस बनाओ। अगर तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे मटेरियल्स मिल जाएंगे तुमको। और हाँ, जो क्विज होता है वो वहाँ पे रोज क्विज मिलेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।